Hello students, welcome back to my channel. Students, today we are going to discuss about the elements of cost. Previous lecture में हमने किया था types of costing and उसके बाद main features of installing ideal costing system, difficulties and how to overcome those difficulties. Then इस lecture में हम study करेंगे elements of cost. Elements of cost are divided into three parts: direct expense, direct material expense, direct labor expense and direct expenses. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ ए फॉलोइंग कॉस्ट कंपोनेंट और एलिमेंट्स. जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कंसिस्ट की जाती है इन चीज़ों से मिलकर बनती है. डायरेक्ट मटेरियल से, डायरेक्ट लेबर से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल इंडिकेट द प्रिंसिपल सब्सटेंस यूज्ड इन प्रोडक्शन लाइक cotton, jute, iron ore and silicon. These are the examples of material, and the material are further divided into two parts: direct material and indirect material. बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल है क्या? मटेरियल वो एक क्या है, प्रिंसिपल सब्सटेंस है. किसी भी प्रोडक्ट का प्रिंसिपल सब्सटेंस को हम बोलते हैं मटेरियल. लाइक जैसे कॉटन से इतनी सारी चीज़ें बनती है, कर्टन, ड्रेस, बेडशीट. अगर हम एग्जांपल लें बेडशीट की, तो अगर एक बेडशीट हमारा फिनिश प्रोडक्ट है और उसमें से अगर हम देखें कि इसमें से मटेरियल क्या है, हमारा जो प्रिंसिपल सब्सटेंस क्या है, तो हमारा प्रिंसिपल सब्सटेंस है कॉटन. ठीक है. उस कॉटन जो हम मतलब बेसिकली जो हमारा प्रिंसिपल सब्सटेंस है किसी भी प्रोडक्ट का, उसे हम मटेरियल कहते हैं. ठीक है. मटेरियल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल. Direct material refer to the cost of material which become a major part of the finished product. They are raw material that are become an integral part of the finished product and are conveniently and economically traceable to specific unit of output. Some example of direct material are raw material in textile, crude oil to make diesel, steel to make automobile bodies. डायरेक्ट मटेरियल क्या है? मटेरियल तो पता चल गया कि मटेरियल प्रिंसिपल सब्सटेंस है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्शन लेवल का. ठीक है. प्रिंसिपल सब्सटेंस को हम मटेरियल कहते हैं. लेकिन डायरेक्ट मटेरियल क्या है? जो डायरेक्टली ट्रेसेबल है, जिसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट में. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ फर्नीचर की, तो अगर हम कोई भी फर्नीचर बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई क्या हो रहा है कि किस चीज़ से मिलकर बनी है? वुड से. तो वुड क्या है? हमारी डायरेक्ट मटेरियल. या फिर अगर हम एग्जांपल लें कि डीजल, हमारा जो हमारा डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है, ये किससे मिलकर बन रहा है? इसका डायरेक्ट मटेरियल है हमारा क्रूड ऑयल. ठीक है. या फिर अगर हम देखें जो गाड़ियाँ बन रही है वो सारी की सारी गाड़ियाँ स्टील से बनी, तो जो हमारी स्टील है वो क्या है? डायरेक्ट मटीरियल. ठीक है. इसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, आपको जो सूट करती है वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. देन इनडायरेक्ट मटेरियल. These are the material which are necessary to manufacture and cannot be traced to the finished product. These from a part of manufacturing overheads. यार इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल तो वो है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. ट्रेसेबल है जो प्रोडक्ट, जिसे हम देख कर ही बता सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ इस चीज़ से मिलकर बनी है. ठीक है. लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जिसको हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते हैं. ठीक है. जो ट्रेसेबल है ही नहीं. वो हेल्प करती है लेकिन मटेरियल बनने में, लेकिन उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो इनडायरेक्ट मटेरियल है. ठीक है. जैसे मैंने बताया, पहले एग्जांपल दी कि जो हम फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर जैसे टेबल बना रहे हैं, तो वो किससे बन रही है? डायरेक्ट मटेरियल है हमारा वुड. लेकिन हमारे उसी फर्नीचर में, उसी वुड में, उसी मतलब जो हम टेबल बना रहे हैं, उसी टेबल के अंदर हमारे कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, जैसे ग्लू, नेल्स. अब हम ये थोड़ी चेक करते हैं कि ग्लू कहाँ पे यूज़ हुई है. ठीक है. नेल्स का कहाँ पे यूज़ हुआ है. लेकिन ये भी हमारे लिए, ये भी हमारे प्रोडक्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. इसलिए और इजीली आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हम इसको, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं. ठीक है. लेबर. अब लेबर भी फर्दर डिवाइड है: डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर. लेबर क्या चीज़ है? लेबर इज़ द फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स expanded on the production of an item. It is an active factor of production as against material which is passive factors. The cost of material are further divided into direct material and indirect material. मीन्स किसी भी काम को करने के लिए, अब देखो अगर हम बिजनेस में, अगर हम इंडस्ट्री में कोई काम करवा रहे हैं प्रोडक्शन लेवल पे, ठीक है, अगर प्रोडक्शन लेवल पे जितना भी काम हो रहा है या किसी भी लेवल पे कोई भी काम हो रहा है, वो किसकी हेल्प से हो रहा है? लेबर की हेल्प की वजह से. और लेबर की वहाँ पे क्या लग रहा है? मेंटल एफर्ट्स भी लग रहे हैं और फिजिकल एफर्ट्स भी लग रहे हैं. जब लेबर के फिजिकल एफर्ट्स एंड मेंटल एफर्ट्स यूज़ होते हैं किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी आइटम को बनाने के लिए, उसे हम लेबर कहते हैं. ठीक है.
डायरेक्ट लेबर क्या होता है? डायरेक्ट लेबर इज डिफाइंड एज द लेबर एसोसिएटेड विद वर्कर्स हु आर engaged in the production process. It is the labor cost for specific work performed on the product that is conveniently and economical traceable to end product. Direct labor is expended directly upon the material compressed to the finished products. Example of लेबर आर मशीन ऑपरेटिंग एंड असेंबलर. डायरेक्ट मटेरियल, जैसे डायरेक्ट मटेरियल की हमने बात की थी कि डायरेक्ट मटेरियल जो ट्रेसेबल है, कि हम उसे देखकर बता सकते हैं कि ये चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी है. ठीक है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या है? ठीक है, जैसे फर्नीचर के लिए डायरेक्ट मटेरियल है वुड, कि हाँ भाई ये जो भी फर्नीचर बनता है वो वुड से ही बनता है. ठीक है, तो हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल वुड है. वैसे ही डायरेक्ट लेबर, अगर हमारे लेबर के मतलब फिजिकल एफर्ट्स भी लग रहे हैं, मेंटल एफर्ट्स भी लग रहे हैं, तो डायरेक्ट लेबर क्या है? जो प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रही है. ठीक है, जो हेल्प कर रही है हमारे प्रोडक्ट को फाइनल शेप देने में. ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट कौन कन्वर्ट कर रहा है? मशीन्स तो कर ही रही है, लेकिन उसमें लेबर्स का भी बहुत ज़्यादा हाथ है. ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन लेवल पे काम करती है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेबर आर मशीन ऑपरेटर एंड असेंबलर. ठीक है, उन मशीन काम करे, लेकिन उन मशीन को चलाने वाला भी कौन है? ह्यूमन. ठीक है, लेबर हमारे एम्प्लॉयज़. तो वो डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रही है. देन इनडायरेक्ट लेबर. This include wage paid for the labor which are not directly engaged in changing the shape or composition of raw material. It cannot be traced directly to the product. Link indirect material, indirect labor from part of the manufacturing overheads. इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन लेवल पे काम नहीं कर रही है, लेकिन वो हेल्प तो कर रही है प्रोडक्ट बनने में. जैसे कि स्टोर कीपर्स, टाइम कीपर्स, ये हमें डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन ये हेल्प तो कर रही हैं हमारे प्रोडक्ट को बनने में. ठीक है, बनाने में. सो इस जो ये इनडायरेक्ट लेबर है वो लेबर, इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन लेवल पे काम नहीं कर रही है, बट उसको हेल्प कर रही है, उस प्रोडक्ट को बनने में हेल्प कर रही है. एग्जांपल इन स्टोर कीपर, टाइम कीपर, सैलरी ऑफ ऑफिस एग्जीक्यूटिव एंड द कमीशन पे टू सेल रिप्रेजेंटेटिव्स. Then direct expenses. Direct expenses include the expenditure other than direct material, direct labor directly incurred on the specific cost unit, product or job. Such special necessary expenses can be identified with cost unit and are charged directly to the product as part of the prime cost. डायरेक्ट एक्सपेंस क्या चीज़ है? डायरेक्ट लेबर तो हो गया जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई है, और इनडायरेक्ट लेबर भी हो गया जो हम डायरेक्टली जिनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. डायरेक्ट लेबर है योगी डायरेक्ट मटेरियल की बात. अब डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रही है. इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो प्रोडक्शन लेवल पे काम नहीं कर रही है, बट फर्दर उसको हेल्प कर रही है उस प्रोडक्ट को बनाने में. अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर. ठीक है, अदर, बार बार बोल रही हूँ मैं, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर के बाद जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हम बियर कर रहे हैं, जिनके हम कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं. उन सबको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं. जैसे डिज़ाइनिंग और ड्राइंग, हायर टूल और इक्विपमेंट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्शन और प्रोडक्ट्स, यानी कि, और देखिए लास्ट एग्जांपल जैसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ सच इक्विपमेंट्स. अगर हम मेंटेनेंस, हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट लग रही है, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो नहीं लग रही है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो नहीं लग रही है. अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर जो कॉस्ट आती है वो है मेंटेनेंस कॉस्ट, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. Indirect expenses are those incurred for a business as a whole rather than for a particular product, job or product. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सच एक्सपेंसेस आर रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस चार्जेस. अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वो एक्सपेंसेस है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के बाद जितनी अदर देन कॉस्ट है वो सारी की सारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाती है. लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है? जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है हमारे, इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट में जैसे कि प्रोडक्ट को बनाने में तो हेल्प कर ही रहे हैं, जैसे कि जब हमारी प्रोडक्शन हो रही होगी, ठीक है, वहाँ पे कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, जैसे कि रेंट हमें पे करना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्शन जितनी मर्जी हो, चाहे प्रोडक्शन हाई लेवल पे हो चाहे प्रोडक्शन लो लेवल पे हो, हमें रेंट जितना हमारा फिक्स रेंट है हमें उतना पे करना पड़ेगा. अगर हमने अपने गुड्स की इंश्योरेंस करवा रखी है तो हमें वो
चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन हमें टाइम टू टाइम अपने इंश्योरेंस चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर जब हमारी प्रोडक्शन हो रही है तब जो लाइटिंग का एक्सपेंस है, हमारी जो लाइटिंग जा रही है वो डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं है, डायरेक्ट लेबर तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। देन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में भी डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैंने आपको बोला डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। लेकिन ओवरहेड्स क्या है? ओवरहेड्स इज ए सम टोटल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मीन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल है, चाहे इनडायरेक्ट लेबर है, चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन सबको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स को हम बर्डन भी कह सकते हैं, ठीक है, बर्डन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के लिए बर्डन है, ठीक है। ओवरहेड है, एक्सपेंसेस, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन एज ओवरहेड्स, एंड ओवरहेड्स is also known as burden, company burden, ठीक है। Overheads are also classified into three forms: factory overheads, administration overheads, and selling and distribution overheads. व्हाट इज़ फैक्ट्री ओवरहेड्स? फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे हमने ओवरहेड्स को बर्डन बोल सकते हैं, वैसे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को फैक्ट्री बर्डन भी कह सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी कह सकते हैं। ये क्या है? जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कहाँ पे इनकर होते हैं? एक फैक्ट्री में। तो हम इन सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कह सकते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री बर्डन्स भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच आइटम्स आर lubricants, cotton waste, hand tools, work stationery. Then selling and distribution and administration overheads. Selling and distribution overhead is also known as marketing or selling overheads. Distribution is, देखो, selling एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या है? सेलिंग ओवरहेड्स को हम मार्केटिंग ओवरहेड्स भी बोलते हैं और सेलिंग ओवरहेड भी बोलते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस है? जो फैक्ट्री के एंड में जब हम फैक्ट्री कॉस्ट हम बियर कर लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल भी पे कर लेते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल भी पे कर लेते हैं, इनडायरेक्ट लेबर भी पे कर लेते हैं, उसके बाद के जितने एक्सपेंस हमारे इनकर होते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं। हम जब अपने प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, अब हमारी बारी आती है मार्केटिंग पे। तो जो मार्केटिंग पे जितने एक्सपेंस इनकर होंगे वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहलाते हैं, ठीक है, उन सबको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो कॉस्ट है, वो तब कॉस्ट इनकर होती है जब हमारा प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में होता है। Such expenses are generally incurred when the product is in a saleable condition. It covers the cost of in advertisement cost, salesman salary, commission, packaging, storage, transportation and sale administration cost. ठीक है, जितने भी हमारी ये कॉस्ट, जैसे वेयर हाउस की कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट, ठीक है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, ठीक है, इन सारी की कॉस्ट जितनी भी हमारी अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर से जितनी भी कॉस्ट है फर्दर हमें प्रोडक्ट को सेल करने में इनकर होगी, उन सब कॉस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर ऑल्सो ओवरहेड्स आर दोज कॉस्ट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द जनरल पॉलिसीज एंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या है? वो कॉस्ट होती है जो हमारी बिजनेस में इनकर होती है प्लानिंग करते समय और कंट्रोल करते समय, पॉलिसी, ठीक है। जब हम पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं या कंट्रोलिंग करते हैं, तब हमारी जो कॉस्ट इनकर होती है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हम उसे बोलते हैं, ठीक है। देन फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट is the cost which do not change in total for a given period of time, dispute wide fluctuation in output or volume of activity. फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हमेशा फिक्स्ड रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे हमारा प्रोडक्शन हाई लेवल पे हो रही हो, चाहे हमारी प्रोडक्शन लो लेवल पे हो रही हो, चाहे हम इनकर कर रहे हो प्रॉफिट, चाहे हम लॉस बियर कर रहे हो। ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हमें पे करनी ही पड़ती है। जैसे कि रेंट, अगर हम रेंट पे मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम रेंट पे भी रह रहे हैं, तो चाहे हमारी प्रोडक्शन हो रही हो, चाहे हमारा रेंट पे बिजनेस है, चाहे हम प्रोडक्शन हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, हमें रेंट पे करना ही पड़ेगा। अगर हमने अपनी गुड्स की या अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवा रखी है, तो प्रोडक्शन चाहे जितनी मर्जी हो जाए, प्रोडक्शन चाहे हाई लेवल पे हो चाहे प्रोडक्शन लो लेवल पे हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन हमें इंश्योरेंस टाइम टू टाइम पे करनी ही पड़ेगी,
ठीक है। एंड फॉर फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, कमिटी कॉस्ट, मैनेज कॉस्ट एंड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। इनको हम फर्दर पीपीटीज में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Variable cost are those costs which are directly and proportionately with output. There is a constant ratio between the change in cost and change in level of output. Direct material and direct labor are the cost which are generally variable cost. देखो, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो वो कॉस्ट है जो फिक्स रहती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट से ही पता चल रहा है कि जो कॉस्ट वेरी हो जाएगी, जैसे आउटपुट बढ़ेगा वो कॉस्ट वेरी हो जाएगी, जैसे ही आउटपुट डिक्रीज़ होगा कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर हमारी प्रोडक्शन हाई लेवल पे हो रही है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी हाई जाएगी, अगर हमारी प्रोडक्शन लो लेवल पे हो रही है तो हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी लो लेवल पे हो जाएगी। मीन ये वेरी करती रहती है, फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। Then mixed cost are made up of fixed and variable elements. These are the combination of semi variable and fixed cost. All the combination of fixed and variable cost is known as mixed cost. जितने भी जो भी कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का, उस कॉम्बिनेशन को हम मिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।